डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 19। अंबर अपनी बात खत्म कर वहां से चली गई, पर अपने पीछे शौर्य के लिए बहुत कुछ छोड़ गई। अंबर का ये कहना कि उसे उससे प्यार करने का पछतावा है शौर्य के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ना देखकर उसे अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी, और सबसे ज्यादा अंबर की वो आंखें उसे परेशान कर रही थी जो पिछले 3 सालों से उससे सवाल कर रही थी। शौर्य अंबर को दूर जाते देख चिल्ला गया, मुझे तुम्हारी इन आंखों से नफरत है अंबर दीवान, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारी इन झूठी आंखों से नफरत है मुझे। तुम्हें लगता है तुम्हारे ये आंसू मुझे पिघला देंगे? कभी भी नहीं, मुझे हमेशा तुमसे नफरत थी और हमेशा रहेगी। शौर्य खुद से चिल्ला उठा। शौर्य को ढूंढते हुए कियारा होटल से बाहर आई तो शौर्य को लॉन में खड़े होकर चिल्लाते देख उसकी तरफ आ गई। शौर्य, क्या हुआ? किस पर चिल्ला रहे हो तुम? कियारा ने आसपास देखते हुए सवाल किया, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा को आसपास देखते देख शौर्य ने बात पलट दी। तुम्हें ढूंढते हुए आ गई अंदर, तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे हैं। तुम बाहर क्या कर रहे हो? मॉम डैड सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए सब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, कियारा ने जवाब दिया। कियारा की बात सुन शौर्य हम लोग कहते हुए उसे वहीं छोड़कर अंदर चला गया। तारांकन। होटल से निकलकर अंबर बेवजह सड़क पर चले जा रही थी। शौर्य की कई बातें अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी। जितना वह उस बारे में सोच रही थी उसका दिमाग उतना ही खराब होते चला गया। अंबर ने परेशान होकर तन्वी को कॉल लगा दी। तनु, थोड़ी देर के लिए प्लीज मुझसे आकर मिल, अंबर ने रुआंसी सी आवाज में कहा। अंबर की आवाज सुन तन्वी परेशान हो गई। उसने पैनिक होकर सवाल किया, एमी मेरी जान क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? तू कहाँ है? बता मुझे, मैं अभी आ रही हूँ। तन्वी परेशान होकर सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। तन्वी के सवाल सुन अंबर ने उसे अपना एड्रेस दे दिया और कॉल कट कर सड़क के किनारे बेंच पर जाकर बैठ गई। शौर्य की कई बातें अंबर के दिलोदिमाग में घड़ी की सुइयों की तरह घूम रही थी। वह उन यादों से परेशान होकर गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करने लगी। नहीं अंबर, तुझे बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है उस इंसान के लिए, तो बिल्कुल नहीं। तू उससे हार नहीं सकती, तुझे जीतना होगा। यू हैव टू फाइट बैक। अंबर खुद से बातें करती हुई एक बार फिर अतीत की यादों खो गई। पूरे 7 साल, 3 कॉलेज, 1 साल शादी और 3 साल जेल में बिताने के बाद आज अंबर इस जगह पर आकर खड़ी थी जहां उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके जहन में वो सारी बातें चल रही थी जहां से सालों पहले ये उसकी ये कहानी शुरू हुई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पहली मुलाकात शौर्य से इस तरह से होगी। जब पहली बार उसे मानवी ने शौर्य से मिलाया था तो अंबर के मन में शौर्य के लिए एक ही परसेप्शन था, कोल्ड एरोगेंट इंसान है जिसे ना मुस्कुराना आता है और ना ढंग से लोगों से बात करना। वह तो ये सोचकर हैरान थी मानवी जैसी लड़की की पसंद इतनी अजीब कैसे हो सकती है। पर उसी दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे अंबर के मन में शौर्य का परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। उसने सोचा ही नहीं था कि शौर्य जैसा इंसान किसी की मदद के लिए सामने आएगा। उस दिन वो तीनों बैठे बातें कर रहे थे कि उसी कैफे में कुछ लड़के आकर वहां बैठी कुछ लड़कियों से मिसबिहेव कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते वहां बैठे सब लोग देख रहे थे, मगर सब के सब चुप रहे। कोई उठकर मदद के लिए नहीं गया सिवाय उसके। वह मानवी के मना करने के बाद भी उनकी मदद के लिए चला गया। उसने भले ही उन्हें मार पीट कर नहीं, पुलिस और पैसे की पावर से डराया था, पर उसने हिम्मत तो की थी। उसके इसी एक कदम ने अंबर मन में उसके लिए सारी परसेप्शन बदल दी थी। उस दिन के बाद से अंबर की धीरे शौर्य से बातें होने लग गई। जब भी वह मानवी के मिलने आता उनके बीच कुछ ना कुछ बातें होती। अक्सर वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देता जो अंबर को इम्प्रेस कर देता। अंबर को खुद भी पता नहीं चला कब वह उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। उसने कभी ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि मानवी और शौर्य का रिश्ता कैसा है। इसीलिए ना उसने उम्मीद की ना कभी चाहा कि बदले में शौर्य भी उससे प्यार करे जितना वह उससे करती थी। उसके लिए उसकी एकतरफा मोहब्बत ही काफ़ी थी। वह कभी मानवी और शौर्य के बीच में नहीं आना चाहती थी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 3 साल कॉलेज में अंबर शौर्य और मानवी के साथ रही थी। उनके हर सुख दुख उनके साथ रही। उन 3 सालों में अपने एहसासों को अपने आप तक ही रखा, कभी जाहिर नहीं होने दिया। वह बस दूर खड़ी परछाई की तरह साथ थी। जब भी जरूरत होती बिना किसी स्वार्थ के वह सामने आ जाती। उसने उन दोनों के लिए, स्पेशली शौर्य के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत से सेक्रीफाइस किए, पर बदले में कभी कुछ नहीं चाहा। जब वह बिजनेस मैनेजमेंट के आखिरी साल में थे तो तब शौर्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया में अपना बिजनेस करना चाह रहा था। उसने उस सपने के अपना घर परिवार छोड़कर मुंबई में बिजनेस करने का फैसला किया।
शौर्य ने सिर्फ सपना देखा था पर अंबर ने उसे पूरा किया। उसकी एक छोटी चीज में उसकी मदद की, यहाँ तक कि कभी उसे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने उसके लिए उसने कितना कुछ किया था। हर बार वह सब कुछ करने के बाद भी सारा क्रेडिट मानवी को दे दिया था। उसका प्यार निस्वार्थ था, बिना किसी मिलावट के। ये बात मानवी भी जानती थी और अंबर भी, पर सिवाय शौर्य के उसे हमेशा यही लगा कि ये सब मानवी ने उसके लिए किया था, पर उसके पीछे की वजह अंबर थी ये वह नहीं जानता था। ना ही कभी मानवी ने या अंबर ने बताने की कोशिश की। एक दूसरे की खातिर सबने नजरअंदाज कर दिया, पर एक दिन मानवी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। तुमने क्यों किया ये सब मानवी? Why did you this? तुम जानती थी मैं सिर्फ शौर्य से प्यार करती थी। अगर तुम होती तो मैं कभी उससे शादी करने का फैसला नहीं करती, ना ही मेरे साथ ये सब होता। तुम जानती थी मैं तुम्हारे लिए सब सेक्रीफाइस कर सकती थी, पर तुमने ये रास्ता चुना। तुम्हारे उस एक फैसले से मैंने सब कुछ खो दिया। कुछ ना करके भी मैंने सजा पाई है मानवी। अंबर आसमान की ओर देख 3 सालों में पहली बार रो पड़ी। तन्वी अंबर के बताए जगह पर पहुंची तो उसे घुटनों में मुंह छुपाए बैठी हुई थी। उसे इस हाल में देख तन्वी अंबर चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ गई। एमी मेरी जान, क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों है? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ किया? एमी बोलना, क्या हुआ? प्लीज कुछ तो बोल। अंबर को रोते देख तन्वी दौड़ते हुए आकर उसके गले लग गई। तन्वी की आवाज से अंबर होश में आई तो अपने आप तन्वी के गले लगे हुए देखकर कुछ नहीं कहते हुए उससे अलग हो गई। अंबर को इस हाल में देख तन्वी ने फिर कोई सवाल नहीं किया। उसे गाड़ी में बैठने को कहकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। अंबर को लिए तन्वी ने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। वहां से लेकर रास्ते भर भी दोनों ने कोई बात नहीं की। अंबर को अपसेट देख थोड़ा वक्त देने का सोचकर तन्वी भी। नतीजन पूरे रास्ते सफर में खामोशी में बीत गया। वो लोग वहां से तन्वी के घर पहुंचे तो घर में उल्टा माहौल चल रहा। अंदर से आती आवाजें सुन अंबर हैरान रह गई। एपिसोड 20। वो दोनों वहां से घर पहुंचे तो वहां अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। अंबर ने आवाज सुनी तो वह शौकत रह। अंदर से आती अंकल आंटी की आवाजें सुन उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। बचपन से उसे आंटी से वह प्यार मिला था जो उसे अपनी माँ से नहीं मिल पाया। अंबर ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। तब से तन्वी की मॉम ही उसके लिए उसकी सेकंड माँ की तरह थी, जबकि उसके डैड के साथ उसकी दोस्ती थी। अपने पापा का बिजी शेड्यूल होने की वजह से अंबर ने अपना आधा बचपन उसी घर में बिताया था और आज सालों बाद उन सबको वहां देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में नमी आ गई। तन्वी गाड़ी पार्क करके वापस आई तो अंबर को यूं दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते देख आवाज दे दी। एमी क्या हुआ? तो अंदर क्यों नहीं जा रही है? अंकल आंटी आए हैं, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तन्वी का सवाल सुन अंबर शिकायत करती हुए कहा। उनके सवाल जवाब का दौर चल ही रहा था कि आंटी ने बाहर से आती हुई आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने कौन है कहने के लिए सामने देखा, सामने अंबर को खड़े देख हैरान रह गई। माया कौन है? पीछे से अंकल की भी आवाज आ गई। आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह खुद ही दरवाजे की तरफ आ गए। जैसे ही उन्होंने अंबर को देखा आंटी की तरह वह भी हैरान रह गए। सालों बाद अंबर को वहां देख रहे थे। अंबर की शौर्य से शादी के 6 महीने पहले ही तन्वी अपने मॉम डैड के साथ फॉरेन शिफ्ट हो गए थी। उसके बाद से लेकर वह कल ही वापस लौटे थे। इतने सालों में अंबर के साथ क्या हुआ उन्हें कोई आइडिया नहीं था, ना कभी तन्वी ने उन्हें बताया। पर आज अंबर को सामने देखा तो उसे इस हाल में देख दोनों अम्मू कहते हुए भागकर उसकी तरफ आ गए। माया आंटी ने तो उसे अपने गले लगा लिया और एक साथ सवाल करने शुरू कर दिए। उनके नॉन स्टॉप सवाल का अंबर जवाब देती या ना देती, तन्वी ने उन्हें रोक दिया। मॉम डैड स्टॉप इट यार, क्या कर रहे हैं आप दोनों? बाद में सवाल कीजिए, अभी आपकी अम्मू थकी हुई है, हम मेरे कमरे में जा रहे हैं, आप प्लीज अंबर के लिए कुछ भिजवा दीजिए, तन्वी हल्का सा डांटते हुआ कहा और उन दोनों को वहीं खड़ा छोड़कर अंबर का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे की ओर लेकर आ गई। तन्वी ने सीधे अंबर को अपने कमरे में ले जाकर बिठा दिया। एमी रिलैक्स हो जा, मॉम डैड को इस बारे में कुछ नहीं पता, तू आराम से बैठ, तन्वी स्माइल करते हुए कहा। तन्वी की पर अंबर ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दे दिया और विंडो के पास जाकर बैठ गई। बचपन से वह तन्वी के कमरे की वह उसकी फेवरेट जगह थी। वहां से खुला आसमान और सामने बीच का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता था। अंबर को थोड़ा रिलैक्स देख तन्वी ने अपना कबर्ड खोलकर उसमें से अंबर के टाइप के कपड़े निकाल कर उसके हाथों में थमा दिए। एमी तू शावर ले ले, फिर हम आराम से खाना खाकर अपने मीरा हाउस में चलते हैं, वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे पहले की तरह। तन्वी प्यार से अंबर के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर चली गई। करीब 25-30 मिनट बाद वह बाहर आई तो तन्वी कमरे में ही डिनर लेकर उसका वेट कर रही थी। अंबर को बाहर आते देख उसके हाथ से टॉवल लेकर उसके सामने खाने की प्लेट लेकर बैठ गई।
एमी मेरी जान चल कुछ खा ले, पता नहीं तूने कुछ खाया है या नहीं, मॉम ने तेरा फेवरेट खाना बनाया है, इसे खा ले, फिर तू और मैं बाहर चलते हैं, तन्वी ने बच्चों की तरह उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहा। अंबर ने तन्वी के हाथ का निवाला मुस्कुराते हुए खा लिया। उससे इस तरह खाए सालों बीत गए थे। जेल में जाने के बाद खाना पूछना तो दूर, किसी ने कभी उसके जीने या मरने की चिंता भी नहीं की थी। उसने वहाँ कैसी नर्क जैसी जिंदगी जी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। एक मीरा थी जिसे उसकी परवाह थी, उसे भी उसकी आंखों के सामने बुरी तरह मार दिया गया। मीरा के ख्याल ने अंबर की आंखों में फिर आंसू ला दिए। एमी, मुझे पता होता तुझे मेरा खाना खिलाना इतना बुरा लगेगा तो मैं खिलाती नहीं, कम से कम तेरी आंखों से ये आंसू तो ना आते। अंबर की आंखों में आंसू देख तन्वी ने खाने की प्लेट साइड रख उसके आंसू पोंछने लग गई। थैंक यू तनु। तन्वी की बच्चों वाली बात सुनकर अंबर के चेहरे पर एक सेकंड के लिए ही सही मुस्कुराहट आ गई। किस लिए? उसे सॉरी बोलते देख तन्वी ने पूछा। जो तूने मेरे लिए किया उसके लिए, इतने सालों से मैं सब कुछ भूल गई थी। हंसना, रोना, मुस्कुराना, दोस्ती, प्यार, सब कुछ ऐसे वक्त में जब मेरे पास कोई नहीं है तो तू मेरे साथ है। अंबर तन्वी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। अंबर की बात सुन तन्वी ने अंबर को गले लगा लिया। बेवकूफ लड़की, तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ जब मुझे तेरी जरूरत थी। तूने मेरा हाथ थामा और आज जब तुझे मेरी जरूरत है मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। अंबर, चाहे जो हो जाए पर मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, ये बात तो हमेशा याद रखना। पर ये सबसे पहले तू अपना ख्याल रख। तुझे ऐसे देखकर तकलीफ होती है, कभी कभी तो मन करता है उस बास्टर्ड को जान से मार दूं। मेरा बस चलता ना एमी, मैं उसे सचमुच मार देती। पर अफसोस, तन्वी के चेहरे पर शौर्य के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। शायद उसका बस चलता तो वह सचमुच उसे मार भी देती, पर शौर्य जैसा इंसान उसकी पहुंच से बाहर था। तनु, उसकी जरूरत नहीं है, उस इंसान को मारकर हम क्यों बुरे बने, उसकी सजा तो भगवान एक दिन खुद उसे देगा। और तू मेरी फिक्र करना बंद कर, मैं ठीक हूँ। मैंने इससे भी बहुत बुरी चीजें बर्दाश्त की है और शायद आगे भी करूँगी। मैं ऐसी मामूली चीजों से हार मानने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए तू मेरी फिक्र मत कर। आज तो बस कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई, बस और कुछ नहीं। तन्वी को गुस्से में देख उसने जवाब दिया। एमी, क्या हुआ था? क्या तू फिर से उस घटिया इंसान से मिली थी? सच बता मुझे। अंबर की बात सुन तन्वी ने तुरंत सवाल किया। मिली थी, जहां मैं काम करती हूँ उसी होटल में। आज उसकी और कियारा के साथ सगाई थी। तन्वी का सवाल सुन अंबर ने धीरे से जवाब दिया। जैसे ही तन्वी ने अंबर का जवाब सुना वह शॉक हो गई। कियारा से? सीरियसली? उसे पूरी दुनिया में वही मिली? चलो सही भी है, क्योंकि उस जैसे इंसान को वही लड़की को डिसर्व करती है। उसे कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। सच कहूँ तो एमी, मुझे कभी कभी तो उस शख्स पर तरस आता है कि कोई इंसान इतना अंधा कैसे हो सकता है। उसे इतने सालों में तेरी अच्छाई नहीं दिखी, उसे समझ नहीं आया तू कितनी अनमोल है। सचमुच में बेवकूफ़ है वो जिसने तुझे खो दिया। अंबर, मुझे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है तनु, मेरा मकसद सिर्फ पापा की मौत के पीछे का राज पता करना है। शौर्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी में 3 साल पहले ही उसका किस्सा खत्म हो चुका है और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने या ना होने से। मुझे तो बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन उसे मैं तड़पता देखूं, मेरी तरह रोता गिड़गिड़ाता देखूं, और वह दिन जल्दी ही आएगा। बस एक बार मुझे सच पता चल जाए। तू क्या करने वाली है अंबर? देख, तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ, पर तू भी प्रॉमिस कर खुद को खतरे में नहीं डालेगी। अंबर के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून देख तन्वी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं तनु, और रही सबूत ढूंढने की बात तो वह चैतन्य ढूंढ रहा है, उसके हाथ कुछ चीजें लगी है, जल्दी ही सच आमने सामने होगा। वो सब तो ठीक है अंबर, पर तू कब तक ऐसे बन के रहेगी? भले ही अंकल का बिजनेस खो चुकी है पर अभी हम सब है, तू हमारे साथ आकर क्यों नहीं रह सकती? इसके पीछे भी बहुत सी वजहें हैं तनु, अभी मेरा ऐसे रहना जरूरी है। जिस दिन मकसद पूरा हो जाएगा मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आऊंगी। ठीक है, पर जो भी तू अपना ध्यान तो रखेगी, प्रॉमिस कर। अंबर की बातें सुन तन्वी ने आखिर में हार मानते हुए कहा। ठीक है, प्रॉमिस। अंबर और तन्वी बातें कर ही रहे थे कि अंबर का फोन रिंग करने लगा। अंबर ने फोन रिसीव किया तो कॉल शिखा का था। उसकी कॉल देख अंबर ने फोन रिसीव कर लिया। मीरा, कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ गायब हो यार? अंबर की कॉल रिसीव करते ही शिखा ने दूसरी तरफ से सवाल किया। शिखा, मेल मेरा ऑफ हो गया था इसीलिए मैं बाहर गई हूँ। शिखा की बात पर अंबर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी वापस आ जाओ, बिग बॉस का ऑर्डर है। शिखा ने अपनी बात कहकर फोन कट कर दिया, उसे कुछ पूछने का मौका तक नहीं दिया। अंबर फोन कट कर तनु की तरफ पलट गई। तनु, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। अंबर तन्वी के मना करने तक अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। वह बाहर आकर वापस से वैसे ही मेकअप कर तन्वी को बाय बोलकर वहां से निकल गई। अंबर को जाते देख तन्वी दौड़ते हुए उसके पीछे आ गई। वेट, मैं तुझे गाड़ी में ड्रॉप कर देती हूँ, इतनी रात को अकेले कैसे जाएगी?
तन्वी गाड़ी लेकर अंबर की ओर आ गई। उस वक्त की सिचुएशन देख अंबर ने भी मना नहीं किया, वह चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। एपिसोड 21। शौर्य होटल की लॉबी में खड़ा कब से अंबर के लौटने का इंतजार कर रहा था। शाम को जो हुआ उसके बाद से वह गुस्से में था। अंबर की बातें सोच सोचकर उसके दिमाग खराब हुआ पड़ा था। वह अंबर से बात करने के लिए उसे ढूंढता हुआ आया तो जाकर पता चला कि वह अब तक नहीं लौटी थी। अंबर को इतनी देर तक न लौटे देख शौर्य ने डिपार्टमेंट में कॉल कर शिखा को प्रेशराइज कर दिया कि वो अंबर को कॉल करके बुलाए। अंबर होटल पहुंची तो उसने तनु को होटल के बाहर ही गाड़ी रोकने को कह दिया और उसे मुस्कुराते हुए बाय बोलकर गाड़ी से बाहर उतर गई। अंबर को मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर उतरते देख शौर्य की नजरें अंबर के चेहरे पर अटक गई। डैम अंबर दीवान, मेरे सामने इस तरह मुंह बना रही जिसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया हो और यहाँ किसी से साथ मुस्कुराते हुए आ रही हो। शौर्य गुस्से से बड़बड़ाते अंबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही गुस्से से उसका हाथ से खींचते हुए उसे दीवार से ले जाकर सटा दिया। यू आर अ रियल स्लट अंबर दीवान, मेरे सामने यहाँ मासूम बेचारी होने का नाटक कर रही हो और पीठ पीछे अयासी करते फिर रही हो। तुम्हें जेल से आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने नया आशिक भी ढूंढ लिया है ना। शौर्य गुस्से से अपने आपे से बाहर होकर चिल्ला गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या बोले जा रहा है। शौर्य की बकवास का अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसका हाथ खुद का हाथ झटकते हुए उससे एक कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी नॉनसेंस बातें सुनकर अंबर नफरत से शौर्य की ओर देखने लगी। उसकी ओर एक नज़र देख डिस्गस्टेड रिएक्शन देते हुए अंदर की ओर पलट गई। अंबर को वापस से मुंह मोड़कर जाते देख शौर्य वापस से उसका रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो गया। अंबर दीवान, तुम यहाँ मेरे और कियारा की सगाई का सुनकर यहाँ आई हो ना? तुमसे देखा नहीं गया होगा, वरना इतने सालों में तुम ठीक उसी दिन यहाँ क्यों ना आए जिस दिन मेरी सगाई थी। शौर्य अंबर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर हाथ रख उसके माथे पर आए बालों को पीछे करने लगा। शौर्य ने जैसे ही अंबर के बाल पीछे किए उसके माथे पर चोट का निशान देखकर दंग रह गया। तुम्हें चोट कैसे लगी अंबर? ये कैसा निशान है तुम्हारे माथे पर? तो कोई निशान नहीं था फिर ये? शौर्य अंबर के माथे को इधर उधर कर देखने लग गया। उसे जहां तक याद था 3 साल पहले तक अंबर के चेहरे पर कभी कोई निशान नहीं था। शौर्य के हाथ को अपने चेहरे पर देख अंबर ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और उसकी तरफ देख उसकी इस हरकत को देखकर अंबर का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। वह गुस्से में शौर्य के ऊपर बुरी तरह चिल्ला गई। थैंक्स टू यू मिस्टर ठाकुर, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है आज तक वह सब आपकी मेहरबानी ही तो है। फिर आप इतने हैरान क्यों हैं जैसे आपको पता ही ना हो? अंबर ने टॉन्ट करते हुए जवाब दिया। क्या बकवास कर रही हो अंबर? क्या मतलब है तुम्हारा इससे कि मुझे सब पता होगा? मुझे क्या पता होना चाहिए अंबर? अंबर के मुंह से ये सुनकर शौर्य ने हैरानी से उल्टा सवाल किया। शौर्य का ड्रामा देख अंबर के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई। शौर्य, दुआ करो कि कभी तुम्हें सच पता ही ना चले, वरना जिस दिन जान गए तो उन गुनाहों के बोझ तले सारी उम्र जी नहीं पाओगे। अंबर शौर्य की ओर नफरत से देखते हुए ये कहकर पलट गई। अंबर की उन नज़रों में अपने लिए नफरत देख शौर्य दिल में अजीब सा दर्द हो उठा। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मुश्किल से उसने सांस लेकर किसी का नंबर डायल कर दिया। प्रशांत, अंबर के बारे में पता करो, 3 साल जेल में क्या हुआ सब कुछ पता करो। शौर्य ने फ़ोन रिसीव होते ही कहा और अपनी बात खत्म कर फ़ोन कट भी कर दिया। शौर्य ने एक नज़र अंबर की ओर देखा तो उसकी नफरत उसकी बातें सोचकर वह सोच में पड़ गया। शौर्य को वहीं खड़ा देख अंबर ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वह उसे वहीं खड़ा छोड़कर शिखा के कैबिन की ओर चली गई। अंबर ने शिखा के कैबिन में नॉक किया तो शिखा ने अंदर आने को कह दिया। अंबर अंदर गई तो शिखा कुछ काम कर रही थी। उसे काम करते देख अंबर सामने जाकर खड़ी हो गई। सो सॉरी मीरा तुम्हें इतनी रात में बुलाने के लिए, पर बॉस ने कहा है कि उन्हें कभी भी स्टाफ की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए कोई भी उन्हें बताए बिना उनके अप्रूवल के बिना छुट्टी नहीं लेगा, इसीलिए तुम्हें बुलाना पड़ा। अंबर को सामने देख शिखा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। अंबर को इस तरह बुलाते देख उसे बुरा लग रहा था। इतनी इमरजेंसी में बिग बॉस ने उसे फोर्स नहीं किया होता तो वह नहीं बुलाती, पर उसे भी काम करना था, इसीलिए उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अंबर को कॉल कर बुलाने के। आई एम सॉरी मीरा, इमरजेंसी थी, ऊपर से ऑर्डर था कि सारा काम आज ही खत्म करना है, ऊपर से स्टाफ भी कम था तो तुम्हें बुलाना पड़ा। वैसे तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है पर अभी भी बाहर का काम बचा हुआ है। मीरा तुम एक काम करो, तुम जाकर गार्डन की डेकोरेशन का सारा काम संभाल लो और सारा सामान पैक करवा कर वहाँ की सारी सफाई कर दो, उसके बाद तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लेना, ठीक है? शिखा ने माफ़ी मांगते हुए कहा और अंबर को सारा काम समझा दिया। शिखा की बात सुन अंबर ओके मैम कहते हुए वहां गार्डन की ओर आ गई। उसने वहां जाकर देखा तो गार्डन का हाल बुरा हुआ पड़ा था। डेकोरेशन का सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। गार्डन का ऐसा हाल देख अंबर लंबी सी सांस लेते हुए एक सिरे से काम करना शुरू कर दिया।
तारांकन। अंबर के वहां से जाने के बाद शौर्य अपने कमरे में आकर बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की खुद को शांत करने की, पर बार बार अंबर की कही बातें किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह उसके जहन में चले जा रही थी। अंबर के ख्यालों से परेशान होकर वह कमरे में चक्कर काटे जा रहा था। यहाँ तक 2-4 बार कियारा उसे बुलाने आए, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला, ना ही कियारा के मॉम डैड को सी ऑफ करने गया। एंगेजमेंट के बाद कियारा के साथ साथ उसकी खुद की फैमिली भी ठाकुर्स विला के लिए निकल गई थी। सिवाय उसके वहां कोई भी नहीं था। शौर्य की मां ने कितना कहा उसे वापस चलने को, पर उस घर में अंबर की इतनी यादें थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वापस लौटने की। शौर्य ने बिजनेस मीटिंग का बहाना कर अपनी मॉम को मना कर दिया। शौर्य पिछले आधे घंटे से कमरे में चलकर काट रहा था, तब भी उसके मन में चल रहा तूफान शांत नहीं हुआ, तो वह किसी का नंबर डायल कर गाड़ी की चाबी लिए होटल से बाहर निकल गया। एपिसोड 22। गार्डन का सारा सामान समेटकर सफाई करने तक अंबर को रात के 11 बज गए। अंबर मुश्किल से सब कुछ पैक कर उसे स्टाफ को सौंपा और वहां से अपने कमरे में आ गई। होटल के पीछे की साइड पर होटल स्टाफ के लिए हॉस्टल टाइप था, जहां होटल के स्टाफ और उनकी फैमिली वालों के लिए रहने की सुविधा थी। अंबर की फैमिली में तो कोई था नहीं, इसीलिए उसे एक सिंगल कमरा अलॉट किया हुआ था। अंबर अपने कमरे में आते ही सीधे बेड पर जाकर लेट गई। सुबह से पूरा दिन उसने इतना कुछ झेला था कि वह बुरी तरह थक हुई थी। थकान के मारे वह गहरी सांस लेकर बेड पर लेट गई। बेड पर लेटे लेटे नींद आने के बजाय आज फिर उसका मन अतीत की गलियारों पर जाकर रुक गया। अपनी खुद की जिंदगी आज इस कगार पर खड़े देख अंबर के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। जिंदगी भी क्या सबक देती है ना पापा। कुछ ही वक्त पहले की बात तो थी जब मैं आपकी प्रिंसेस थी, मेरे पीछे सब लोग भागा करते थे, और आज मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां मुझे ये भी नहीं पता है कि कल मेरे पास सिर ढकने के लिए छत होगी भी या नहीं। जेल में जाने के बाद से अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसे पहले हुआ था पापा। आज नहीं आप मेरे पास आप है, ना ही मेरा परिवार है जो मेरी परवाह क्या करते था। परिवार के नाम पर अब सिर्फ समर है और मेरी विडंबना देखिए। अपने इन हालातों की वजह से उसे भी मैंने खुद से दूर किया हुआ है। अपने पापा और समर को याद कर अंबर की आंखें नम हो गई। अपनी आंखों के किनारे पर आए आंसू पोंछ अंबर ने गहरी सांस ले ली और वापस अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। पर नींद तो जैसे कोसों दूर थी। बहुत देर तक वह छत की ओर देख यूं ही शून्य की ओर ताकती रही। फिर ना जाने कब उसे नींद आई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अंबर को सोए हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था कि नींद में ही दर्द से कराहते हुए बेड पर इधर उधर करवटें लेने लगी। वह शायद कुछ था जो उसे इतना परेशान कर रहा था कि वह पूरी तरह पसीने से लथपथ हो रखी थी। अंबर ने नींद में ही आंखें खोलने की कोशिश की, पर उसे लगा उसे कुछ रोक रहा है, कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अंबर ने सामने देखने की कोशिश की तो वह किसी अंधेरे कमरे में थी। आसपास कुछ लोग खड़े थे, उनके चेहरे उसे धुंधले दिखाई दे रहे थे। वो लोग वहां खड़े उस पर हंस रहे थे, उसे मार रहे थे। सिर्फ एक आवाज थी जो उन लोगों को रोक रही थी। अंबर ने गौर से देखा तो मीरा थी। जो मीरा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वह चिल्ला रही थी, उनसे उसकी जान बचाने के लिए भीख मांग रही थी, पर वो लोग बड़ी बेरहमी से उसे मार रहे थे। उनमें से एक ने उसके बालों को पकड़कर उसका सिर दीवार से इतनी जोर से दे मारा कि मीरा का सिर दीवार से टकराकर फट गया था। उसमें से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। अंबर उसे ऐसी हालत में देखकर उसे जाने के लिए कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसे रियलाइज हुआ कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा है। अपनी ऐसी बेबस हालत देख उसने हाथ से इशारा करना चाहा, पर उसके शरीर ने भी उसका साथ नहीं दिया। वह अपने बेबस हालत में मीरा को तड़पता देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने ही खून से लथपथ होकर मीरा ने उसी फर्श में आखिरकार अपना दम तोड़ दिया। मीरा को मरते देख अंबर की नींद झटके से खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आजाद कर दिया हो। अंबर जोर से मीरा चिल्लाते हुए उठ खड़ी हो गई। उठते ही अंबर ने अंधेरे में मीरा को आवाज दी, पर मीरा कहीं नहीं थी। मीरा को ना देखकर उसने घबराहट से लाइट खोल द। लाइट की रोशनी में उसने कमरे को देखा तो वह जेल के फर्श पर नहीं बल्कि होटल के कमरे में बेड पर थी। अंबर अपने आप को वहां देखकर गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। ऐसा पहली बार नहीं था जब अंबर ने वह सपना देखा था। पीछे 2 सालों से वह लगभग हर रात वह सपना देख रही थी, ऐसे जैसे वह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा सा बन गया था। हर रात वह खुद को उसी जगह देखती, हर रोज वह मीरा को अपनी आंखों के सामने मरती देखती। जिस मौत को वह पिछले 2 सालों में भुलाने की कोशिश कर रही थी, उसे हर रोज देखना उसके लिए कितना तकलीफ भरा था, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज फिर एक बार अपनी आंखों के सामने मीरा को मरते देख अंबर बुरी तरह सहम। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, मगर सब बेकार हो गया। अंबर अपनी ऐसी हालत देख घुटनों पर सिर टिकाए जोर से रो गई। आई एम सॉरी मीरा दी, आई एम सो सॉरी। अंबर रोते रोते माफी मांगते हुए बेड से उठकर खिड़की पर आकर खड़े हो गई। वह आंख में आंसू लिए आसमान की ओर देखने लगी।
बचपन में उसकी मॉम की डेथ के बाद उसके पापा अक्सर कहा करते थे कि उसकी मॉम आसमान में एक तारा है और जो भी इंसान मरता है वह एक दिन आसमान पर तारा बन जाता है। उसे आज भी यही लगता था कि मीरा भी एक तारा है, वह आसमान में सबसे ज्यादा चमक रहे उस तारे को देखकर मन ही मन माफी मांगने लगी। अंबर घंटों तक वहां खड़ी माफी मांगते रही। उसके मन में बहुत सा शोर मचा हुआ था। वो खुद से लड़ती हुई एक पल सुकून तलाश रही थी, पर उसके लिए कहीं भी सुकून नहीं था, न उस चांद की रोशनी में न उस कमरे में। अंबर खुद से उलझी हुई वापस बेड पर आकर लेट गई। उसने सोने की बहुत कोशिश की पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसकी सब कोशिश बेकार हो गई। उसे ना नींद आनी थी ना आई। नींद न आते देख अंबर बेड से उठकर वापस से विंडो के पास आकर बैठ गई और शून्य की ओर ताकने लगी। पूरी रात अंबर खिड़की पर ही बैठे रही। उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। थोड़ी सुबह होने को हुई तो वह सोने की कोशिश करना छोड़कर उठ गई। थोड़ी देर अपनी प्रैक्टिस करने के बाद वह नहा धोकर तैयार हुई तो ड्यूटी ज्वाइन करने का टाइम हो गया। अपने टाइम के मुताबिक तैयार होकर अंबर होटल पहुंच गई। वह जैसे ही होटल पहुंची पता नहीं कहां से अजीब सी हालत में शौर्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उससे ड्रिंक की स्मेल दूर तक आ रही थी। उसे देख अंबर उसे अवॉइड कर सीधे अपने स्टाफ रूम चले गई। यूनिफॉर्म चेंज कर वह सबके साथ काम में लग गई। नीचे के कमरों की सफाई खत्म हुई तो शिखा ने अंबर को ऊपर के कमरों की सफाई करने के लिए भेज दिया। अंबर शौर्य से मिलने का सोचकर जाना नहीं चाह रही थी, पर काम तो काम था और उसे अवॉइड भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए खुद को शांत कर वह ऊपर कमरों की तरफ चली गई। उसका दिन खराब था या किस्मत पता नहीं, जैसे ही उसने सीढ़ियों से होते हुए ऊपर के फ्लोर पर कदम रखा ना जाने कियारा कहाँ से आकर उससे टकरा गई। वह इस तरह से अचानक से सामने से आई कि अंबर के हाथ में पकड़ी हुई मॉप बकेट सहित उसके ऊपर आकर उलट गया और उसमें भरा सारा सामने कियारा के सिर पर उलट गया। 1 सेकंड के लिए तो कियारा पूरी तरह ब्लैंक हो गई। कुछ सेकंड बाद जाकर उसे रियलाइज हुआ तो खुद को गंदे पानी में नहाए हुए देख वह गुस्से से बकेट को जमीन पर पटककर अंबर पर चिल्ला गई, व्हाट द हेल इज दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह कीचड़ डालने की तुम्हारी। तो कियारा जैसे ही हाथ उठाने को हुई उसे हाथ उठाते देख अंबर 1 कदम पीछे चले गई। अभी तक अंबर को भी रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हुआ। कियारा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसे होश आया तो कियारा को अपने सामने देखकर अंबर भी हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि इस तरह वह उससे टकरा जाएगी। कियारा को देख अंबर ने जैसे ही सॉरी मैम बोलना चाहा, कियारा ने एकदम से अंबर के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अंबर को रोकने का मौका तक नहीं मिला। कियारा को थप्पड़ मारते देख अंबर के लिए अपना गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसने गुस्से से उसे घूरते हुए उल्टा खींचकर कियारा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंबर का थप्पड़ इतना जोर का था कि कियारा का लेफ्ट साइड का गाल पूरा सुन्न पड़ गया। अंबर की थप्पड़ से वहां आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। शौर्य अपने कमरे से निकलकर अपने ऑफिस के लिए जा ही रहा था। अपने से नीचे के फ्लोर पर भीड़ जमा देख उस ओर आ गया। उसने उस ओर पलट कर देखा तो भीड़ के बीचों बीच कियारा को गाल पर हाथ लगाए हुए देख वह कियारा कहते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? शौर्य ने इतने सारे लोगों को खड़े देखकर सवाल किया। कियारा ने जैसे ही शौर्य को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वह रोते रोते शिकायत करने लगी, शौर्य, इस लड़की ने पहले मुझे धक्का दिया और मैंने माफ़ी मांगने को कहा तो इसने मुझ पर हाथ उठाया। हमारे होटल में आकर इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मुझ पर हाथ उठाया। कियारा ने ड्रामा करते हुए कहा। शौर्य ने कियारा की बात सुनकर अंबर की तरफ देखा तो एकदम चुप खड़ी गुस्से और नफरत से कियारा की तरफ देखे जा रही थी। अंबर को कियारा की तरफ देखते देख शौर्य हर बार की तरह इस बार भी ये जाने कि उसने थप्पड़ क्यों मारा वह अंबर पर चिल्ला गया। अंबर दीवान, हाउ डेयर यू, ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, माफ़ी मांगो अभी कियारा से, शौर्य गुस्से से ऑर्डर देते हुए बोला। शौर्य की बात को अंबर ने अनसुना कर दिया, जैसे जो कहा उसने सुना ही ना हो। अंबर की आंखों के सामने 3 साल पुराना वही इंसिडेंट चल था जिस दिन कियारा ने उस पर अपने बच्चे को मारने का इल्जाम लगाया था और सेम इसी तरह शौर्य खड़ा उसे डिफेंड कर रहा था। शौर्य और कियारा को देख अंबर की आंखों में उसका सारा गुस्सा सारा दर्द उतर आया तो जो उसने इन दोनों की वजह से सहा था। शौर्य के मुंह से अंबर का नाम सुनकर कियारा एकदम हैरान रह गई। अभी तक जो कियारा उसे धक्के देने पर उतारू थी, अंबर का नाम सुनते ही 1 कदम पीछे हट गई, इस डर से कि कहीं अंबर उसकी पोल ना खोल दे। कियारा के चेहरे पर उसका ये डर देखकर अंबर दोनों को घूरते हुए पलट गई। शौर्य ने अंबर को अपनी बात बिना सुने जाते देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में था। उसने अंबर के सामने जाकर उसका हाथ पकड़े उसे रोक दिया। हाउ डेयर यू,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इस तरह इग्नोर कर जाने की? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब तो तुम्हें कियारा और मुझसे दोनों से माफ़ी मांगनी होगी, वो भी हमारे सामने नाक रगड़ते हुए। और माफ़ी नहीं मांग सकती तो अपना सामान लो और निकल जाओ यहाँ से, यू आर फायर्ड। शौर्य ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। शौर्य के मुंह से फायर्ड सुनकर अंबर के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू मिस्टर शौर्य। अंबर शौर्य को थैंक यू बोलकर पलट गई। अंबर को यूं मॉकिंग एक्सप्रेशन लिए थैंक बोलकर जाते देख शौर्य कियारा दोनों हैरान रह गए। अब उन्हें कौन बताता कि ये सच जानने के बाद कि ये शौर्य का होटल है। अंबर यहाँ खुद भी काम नहीं करने वाली थी तो निकाल कर तो उसने ही उसका काम आसान किया था। एपिसोड 23। शौर्य और कियारा को वहीं खड़ा छोड़ अंबर वहां से मैनेजर वर्मा के कैबिन की ओर आ गई। मे आई कम इन सर? अंबर ने उनके दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। अपने कैबिन के बाहर अंबर को देख मैनेजर वर्मा ने स्माइल करते हुए उसे अंदर आने को कह दिया। उनकी बात सुन अंबर सिर नीचे किए हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे चुप खड़ा देख उन्होंने पूछ लिया, अंबर क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? जी सर मैं ये जॉब अब कंटिन्यू नहीं कर सकती। सॉरी आपको इस तरह परेशान करने के लिए, पर प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड सर, पर मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अंबर ने उन्हें एक सांस में माफी मांगते हुए कहा। अंबर को यूं बेवजह माफी मांगते देख मैनेजर वर्मा उसकी तरफ देखते रह गए। उन्हें अब तक अंबर के साथ हुए इंडिसाइडेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, ना ही शौर्य ने उसे फोन कर कुछ बताया था। उन्हें हैरानी से अपनी ओर देखता देख अंबर ने उन्हें सारी बात बता दी। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने ने बिना गलती के मुझ पर हाथ उठाया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। सॉरी इस तरह बिहेव करने के लिए, पर मैं इस तरह चुप नहीं रह सकती हूँ, अंबर ने सच्चाई बताते हुए कहा। अंबर के मुंह से सच सुनकर मैनेजर वर्मा ने उसे सॉरी बोलने से रोक दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है अंबर, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने अगर उसे थप्पड़ मारा तो उसकी कोई वजह रही होगी। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो बॉस की होने वाली वाइफ है, इसीलिए मैं चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी बेटा। अंबर की माफ़ी सुनकर मैनेजर वर्मा खुद माफ़ी मांगने लगे। उनकी माफ़ी देख अंबर ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं सर प्लीज़ आप ये मत कीजिए, आपने जो मेरे लिए किया है वही बहुत है। इतने सारे लोगों में किसी को यकीन है या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आपने मुझ पर यकीन किया और मैंने आपके उस भरोसे को नहीं तोड़ा, मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी का भरोसा टूटना सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। हम किसी को मार भी देते हैं तो इतना दर्द नहीं होता जितना किसी अपने का दिया धोखा उसका विश्वासघात देता है। और सर जो आपने मेरे लिए किया है वह मुझ पर आपका एहसान है, और किसी दिन मौका मिला तो मैं आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगी, अंबर ने उन्हें कहा और उनसे अलविदा लेकर वहां से स्टाफ रूम की ओर आ गई। वह जैसे ही स्टाफ रूम में इंटर करने वाली थी, सामने कियारा ने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से अंबर का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। अंबर दीवान तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कियारा उसका हाथ पकड़े चिल्ला गई। कियारा का सवाल और आंखों में अपने लिए डर देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों मेरे आने से तुम्हें डर लग रहा है कियारा? बोलो ना, मुझे देखकर तुम्हारी बोलाती क्यों बंद हो गई? कहीं ये सोचकर तो डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा पर्दाफाश ना कर दूं? डरो नहीं कियारा, अभी वक्त है, पर जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे किए का हिसाब मिलेगा, अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा। अंबर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट देख कियारा गुस्से से पागल हो गई। वह अंबर पर चिल्लाने वाली थी मगर उसके बोलने तक अंबर उसे इग्नोर कर वहां से अंदर चली गई। अंबर अपने 2 जोड़ी कपड़ों का बैग और कुछ जरूरी चीजें लेकर बाहर आई तो तब तक कियारा जा चुकी थी। उसे वहां से गायब देख अंबर के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट फैल गई। कियारा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम अंबर दीवान नहीं। तुम्हारा तो मैं एक दिन वो हाल करूंगी, तुम मरने की दुआ करोगी, बस सही वक्त का इंतजार है मुझे कियारा। अंबर रास्ते की तरफ देख खुद से ही बड़बड़ा उठी। वह वहां से बैग लेकर गेट के पास पहुंची तो फिर से किसी ने उसे आवाज दे दी। उस आवाज को सुनकर अंबर बिना उसकी ओर देखे ही समझ गई कि पीछे खड़ा शख्स कौन है। अंबर दीवान अभी भी वक्त है, माफी मांग लो, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी, वरना इस पूरे शहर में तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलने वाली। तुम्हारी इस पहचान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अंबर को आते देख शौर्य ने मॉकिंग टोन में कहा। थोड़ी देर पहले शौर्य ने गुस्से में अंबर को जाने के लिए तो कह दिया था, पर बाद में उसे एहसास हुआ तो वह बेचैन हो गया। अंबर के जाने के ख्याल से वह परेशान हो गया। उसे कुछ नहीं मिला तो वह अंबर को रोकने का सोचकर गेट की तरफ आ गया, पर वहां आकर उसे पता चला कि अंबर मैनेजर वर्मा से मिलने गई है तो वह वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा।
अंबर ने शौर्य की आवाज सुनी थी तो उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा और कोल्ड हो गया। पहले कियारा और अब शौर्य को देख अंबर के लिए अपना गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वह ना चाहते हुए भी शौर्य की तरफ पलट गई। थैंक यू मिस्टर ठाकुर आपके कंसर्न के लिए, बट आई थिंक इट्स माई प्रॉब्लम, इट है नथिंग टू डू विथ यू। सो अपना सजेशन और अपना कंसर्न प्लीज अपने पास ही रखिए। और एक बात, मैं आपकी होने वाली वाइफ से माफी मांगने से ज्यादा यहाँ से जाना पसंद करूंगी। रही मेरी जॉब की बात, तो मेरी जॉब की चिंता आप मत कीजिए। मुझे जॉब कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं, पर मैं जॉब मांगने आपके दरवाजे पर तो कभी भी नहीं आऊंगी, फिर चाहे मैं भूखे ही क्यों ना मर जाऊं। अंबर ने शौर्य की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। अंबर की बात सुन शौर्य का चेहरा इतना सा हो गया, वह गुस्से से उस पर चिल्ला गया। अंबर दीवान, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो वरना। शौर्य के मुंह से वरना सुन अंबर के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। उसका इस तरह चिल्लाना सुन अंबर को उसकी ऐसी हालत पर उसे तरस कम हंसी ज्यादा आ गई। मेरी लिमिट है क्या मिस्टर ठाकुर आपकी नज़रों? मेरी लिमिट ये है कि मैं आपके झूठे इल्जाम बर्दाश्त करती रहूं और 3 साल पहले की तरह जेल चली जाऊं। मेरी लिमिट ये है राइट कि मैं उन गुनाहों की सजा सहूं जो मैंने कभी किए ही नहीं है ना। अंबर ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसकी बात सुन कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। उसे लगा किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अपने आप को उसके सामने कमजोर पड़ते देख शौर्य भड़क गया। यू आर सच अ डिस्गस्टिंग वुमेन अंबर, तुम ऐसी एक्टिंग कर लेती हो कि कोई भी तुम पर यकीन कर ले, पर मैं नहीं अंबर दीवान, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि क्या चीज़ हो। तुमने जो किया उसके बाद भी तुम यहाँ इतनी बेशर्मी के साथ खड़ी हो, ये कमाल की बात है ना? तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शौर्य उसे गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता चला गया। उसकी बात खत्म होने से पहले ही अंबर ने उसकी बात काट दी। आई आल्सो फील डिस्गस्ट टू सी माई सेल्फ शौर्य, बट जानते हो किस लिए? इस बात के लिए कि मैं कितनी स्टूपिड थी। इतनी स्टूपिड के एक ऐसे शख्स के लिए मैंने खुद की लाइफ खराब कर दी। एक ऐसे इंसान के लिए जो मेरे प्यार के काबिल ही नहीं था, जिसने मेरी जिंदगी नर्क बनाने में मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बट नॉट एनी मोर। आज के बाद मैं अपने हर दर्द का हिसाब लूंगी जो कुछ इन 3 सालों में तुमने मेरे साथ किया। इसका हर हिसाब तुम दुगने आंसू के साथ एक दिन चुकाओगे। आई प्रॉमिस यू ने मिस्टर शौर्य ठाकुर। शौर्य की बात पर अंबर ने जवाब दिया और उसे स्पीचलेस खड़ा छोड़कर वहां से निकल गई। एपिसोड 24। अंबर एक बार बिना उसकी तरफ देखे पलट कर चली गई, यहाँ तक कि उसने एक बार भी पलटकर उसकी ओर नहीं देखा। शौर्य को लगा था कि वह रुकेगी, उससे माफी मांगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अंबर उसे नजरअंदाज कर इस तरह चली गई जैसे वह उसे जानती ही। कुछ देर के लिए शौर्य अब भी अपनी ही गलतफहमी में खड़ा रहा। शौर्य लगा वह शायद उसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रही है, क्योंकि जिस अंबर को वह जानता था वह उसके प्यार में पागल थी। वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, पर आज जिसे वह देख रहा था उसकी आंखों में प्यार की जगह सिर्फ नफरत थी। उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर शौर्य को अंदर ही अंदर घुटन सी होने लग गई। उसके लिए यह एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल हो गया, पर हकीकत को भला कौन बदल सकता था। और आज की हकीकत यही थी कि जिसकी आंखों में वह अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसे उसने खुद इस हद तक मजबूर किया था कि वह उससे नफरत करे। शादी के 1 साल शौर्य ने अंबर के दिल में नफरत पैदा करने के लिए हर वो काम किया जिससे अंबर को उससे नफरत हो, यहाँ तक कि उसके सामने जानबूझकर कियारा के करीब होने का नाटक किया। कियारा का सच जानते हुए भी उसके बच्चे का बाप होने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि अंबर उससे नफरत करे। और आज जब सचमुच अंबर उससे नफरत करने लगी तो उसे दर्द का एहसास हो रहा था। शौर्य दर्द से गहरी सांस लेते हुए उसे गेट से बाहर जाता हुआ देखता रह गया, जब तक वह उसकी नज़रों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। अंबर को अपनी नज़रों से ओझल होता देख शौर्य के दिल में अजीब सी बेचैनी हो उठी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर से उसकी सांसें छीन ले जा रहा हो। आज फिर उसे वही दर्द महसूस हो रहा जैसा पहली बार उसे 3 साल पहले अंबर के डिवोर्स देने पर हुआ था, और दूसरी बार उसके जेल जाने पर, और आज तीसरी उसके यहाँ से जाने से हो रहा था। और इन तीनों बार जब भी वह उससे दूर गई उसके साथ कुछ न कुछ हर बार हुआ। अंबर के वापस से दूर जाने के एहसास से भी शौर्य की सांसें रुक सी गई। वह अंबर चिल्लाते हुए गेट की तरफ दौड़ गया। शौर्य जैसे ही गेट से बाहर निकला, अंबर सड़क क्रॉस कर रही थी। उसे जाते देख शौर्य जोर से उसका नाम लेकर चिल्ला गया। इससे पहले कि अंबर पीछे पलटती, सामने से एक गाड़ी ने आकर उसे टक्कर मार दी। अंबर गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गई। अपनी आंखों के सामने अंबर का एक्सीडेंट होता देख शौर्य की सांसें रुक गई। वह जोर से अंबर चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ गया, पर उसके पहुंचने से पहले जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसमें से एक लड़का उतरकर अंबर की ओर आ गया। हे आर यू ऑल राइट? आई एम सो सॉरी, आप अचानक से सामने आ गई। आई एम सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? उस लड़के ने सपोर्ट करने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहा।
अंबर ने जैसे ही उस लड़के की आवाज सुनी उसे जानी पहचानी सी लगी। उसने सिर ऊपर कर देखा तो अपने सामने अपने स्कूल के फ्रेंड आभास को खड़े देखकर हैरान रह गई। आभास अंबर के स्कूल के दिनों का फ्रेंड था। हालांकि वह तनु और विराज की तरह उसका बचपन का दोस्त नहीं था, पर स्कूल में उन तीनों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। अंबर को अपने सामने देखकर वह उससे भी ज्यादा हैरान रह गया। द कैंपस ब्यूटी, अंबर दीवान, इट्स यू, ओ माई गॉड इट्स यू अंबर। अंबर को देख आभास हैरानी से बोला, इट्स अनबिलीवेबल अंबर, जानती हो इतने सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि सब लोगों से भी पता करने की कोशिश की, पर तुम्हारा तो कुछ नहीं पता चला। तुम हवा की तरह गायब हो गई हम सबकी जिंदगी से, और कुछ साल पहले पता चला तुमने शादी कर ली। कांग्रेचुलेशन डियर, बाय द वे वेयर इज योर डियर हस्बैंड विराज सिन्हा, कहाँ है वो? आभास ने ओवर एक्साइटेड होकर एक सांस में सारे सवाल कर डाले, पर उसके सवालों ने अंबर को खामोश कर दिया। उसके पास उसके उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे यूं इतने सालों बाद अचानक सामने देखकर वह भी हैरान थी। इतने सालों से वह किसी के टच में नहीं थी। शादी से पहले तो फिर भी बात होती थी, पर शौर्य से शादी के बाद तो वह सब भी बंद हो गया। उसे फुर्सत ही कहाँ थी कि वह अपने दोस्तों से बात करे। उसकी दुनिया तो पूरी तरह शौर्य के आसपास थी। वह उसके प्यार में इस कदर खो गई थी कि वह खुद का एहसास तक भूल गई, पर अफसोस बदले में उसे नफरत के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला। अंबर को चुप देखकर उसका ध्यान अपनी बातों से हटकर उसकी चोट पर गया था। उसके हाथों में खरोंच के निशान देखकर वह घबरा गया। वह जैसे ही उसे उठाने को हुआ, सामने से आकर किसी ने अंबर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आभास ने जैसे ही पलटकर सामने की तरफ देखा तो सामने शौर्य खड़ा था। मिस्टर ठाकुर। शौर्य को देख वह एकदम से चौंक गया। आभास के शॉक्ड रिएक्शन देख शौर्य ने कुछ नहीं कहा, उल्टा वह उसे घूरते हुए देखने लगा। आभास को वहां देख शौर्य भी उतना ही हैरान था जितना आभास था, पर उससे ज्यादा हैरान उसे इस बात से हो रही थी कि वह अंबर को कैसे जानता है। ऊपर से उसके मुंह से अंबर के पति के नाम पर विराज का नाम सुनकर शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन उसे खा जाने वाले हो रखे थे। अंबर चोट नहीं लगी होती तो शायद शौर्य उसे फाइट भी करता, मगर अंबर की हालत देख शौर्य उसे घूरते हुए अंबर की तरफ बढ़ गया। शौर्य ने जैसे ही अंबर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अंबर ने उसका हाथ झटक दिया। वह उसे इग्नोर कर खुद उठने लग गई, पर जैसे ही उसने खड़े होने के लिए जमीन पर पैर रखा वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। इससे पहले कि अंबर नीचे गिरती, अन मौके पर उसे आभास ने संभाल लिया। एम्स, क्या कर रही हो? पैर में चोट लगी है तुम्हारी, रुको मैं हेल्प करता हूँ। अंबर को ऐसी हालत में उठते देख आभास ने उसे संभालते हुए कहा। अंबर को आभास के इतना करीब देखकर शौर्य जेलस हो गया। उसे अंबर का इस तरह किसी और के करीब जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे ही आभास ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा, शौर्य उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया और जबरदस्ती उसने अंबर को अपनी गोद में उठा लिया। शौर्य को इतना अजीब बर्ताव करना अंबर को समझ नहीं आ रहा था। वह शख्स जो थोड़ी देर पहले उसे भला बुरा कह रहा था और अभी उसकी परवाह करते देख अंबर बुरी तरह इरिटेट हो गई होकर उस पर चिल्ला गई। शौर्य, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? मुझे परेशान मत करो, लीव मी अलोन ओके। अंबर जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्ला गई। उसे समझ नहीं आ रहा था शौर्य की प्रॉब्लम क्या है। उसे शौर्य के साथ नहीं जाना था, यह वह पहले ही उसे जता चुकी थी, मगर शौर्य था कि अपनी जिद पर अड़ा था। उनके बीच की इस बढ़ती कोल्ड वार को देख आभास शौर्य के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर ठाकुर, लीव हर, आप मेरी दोस्त को बिना उसकी मर्जी के परेशान कर रहे हैं। उसे ऑलरेडी चोट लगी हुई और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए प्लीज छोड़िए उसे। आभास ने शौर्य के हाथों से अंबर को अपनी तरफ कर लिया। आभास को शौर्य ऑलरेडी काफी देर से टॉलरेट कर रहा था, अब तो उसने हद ही कर दी थी। उसे अपने और अंबर के बीच बोलते देख शौर्य ने गुस्से से आभास की गर्दन पकड़ ली। डॉक्टर मल्होत्रा, यू स्टे आउट ऑफ इट, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है, सो जस्ट गेट लॉस्ट। शौर्य झटके से उसका कॉलर छोड़ दिया। शौर्य ने काफी देर से अपना गुस्सा दबाए हुए था। उसने कोशिश की कि वह गुस्सा ना करे, पर उसे बार बार अपनी नव पर चढ़ते देख शौर्य उस पर भड़क गया। आभास ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कोई सवाल करता उसके पहले ही अंबर की आवाज आ गई। मिस्टर ठाकुर, यू आर नॉट माई हस्बैंड। आपका और मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, सो वी आर नो लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। अंबर दीवान, डोंट क्रॉस योर लिमिट, यू आर माई एक्स वाइफ, सो तुम्हारा जो भी मैटर है उसमें इन्वॉल्व होने का मुझे पूरा राइट है। शौर्य ने उल्टा अंबर को जवाब दे दिया। शौर्य की बकवास सुन अंबर स्पीचलेस हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था तो कि वह बिना कोई जवाब दिए उसे इग्नोर कर आभास की हेल्प से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आभास अंबर को पीछे बिठाकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर आकर बैठने को हुआ, शौर्य गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंबर की साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया। शौर्य को बैठते देख अंबर और आभास एक साथ उसे देखते रह गए।
अंबर को उसकी बेशर्मी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसे अच्छे से पता था कि जो चीज करने के लिए मना करेगी शौर्य और ज्यादा करेगा तो इससे बेहतर था कि वह चुप ही रहे। अंबर यही सोचकर चुपचाप उसे इग्नोर कर कोने पर जाकर बैठ गई। आभास ने कुछ कहना चाहा, पर जब उसने देखा अंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह भी चुप हो गया। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंबर और आभास गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। बातें क्या, आभास सवाल कर रहा था और अंबर खाली हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, पर जैसे भी सही वह उसकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रही थी, मगर उसने पूरे रास्ते के दौरान एक बार भी शौर्य की तरफ नहीं देखा, जैसे कि वह कोई इनविजिबल इंसान हो। शौर्य की नजरें गुस्से से ही अंबर के चेहरे पर थी। वह उसे एकटक गुस्से से घूरे जा रहा था। मन ही मन वह अंबर के इस इंडिफरेंट बिहेवियर को देखकर मन ही मन उसे कोसने लगा। डैम दिस वुमेन, इज शी स्टूपिड, हाउ कैन शी बियर सो मच पेन। अगर दर्द हो रहा है तो एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेती कि दर्द हो रहा, पर नहीं इसे महान बनना है। सिली स्टूपिड अंबर दीवान, तुम्हें इस लड़के से बात करने में दर्द नहीं हो रहा, पर मेरी तरफ तुम्हें देखना भी गंवारा नहीं। शौर्य अपने आप से बोल पड़ा। इससे पहले कि शौर्य उन पर अपना गुस्सा जाहिर करता, शौर्य के ख्याली पुलाव को आभास ने ब्रेक लगाकर उसे सपनों की दुनिया से बाहर ला दिया। एपिसोड 25। वो लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे तो आभास ने गाड़ी रोक सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी की चाबी पकड़ा दी और सीधे अंदर चला गया। उसके इंटर होते ही हॉस्पिटल का स्टाफ आभास को देख डॉक्टर आभास कहते हुए उसकी तरफ आ गए और उसके कहने पर उन्होंने अंबर को गाड़ी से उतार कर स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उसे अंदर लेकर चले गए। अपनी मामूली सी चोट के लिए आभास को इतना ताम झाम करते देख अंबर एम्बेरस हो गई, पर उसने रोकना चाहा मगर आभास ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे न सुनते देख अंबर चुपचाप आंखें बंद कर लेट गई। अंबर को स्ट्रेचर पर ले जाकर सीधे अंदर गए तो आभास कहने पर अंबर के लिए एक पहले से एक अलग का रूम रेडी किया हुआ था। स्टाफ बॉय ने सीधे अंबर को ले जाकर वहां शिफ्ट कर दिया गया। आभास वहां एंटर होते ही अपने प्रोफेशनल लुक में आ गया। वह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपना सीरियस फेस बनाए अंबर को एग्जामाइन करने लगा। उसने अंबर के पैरों का एक्सरे रिपोर्ट बना कर देखी तो उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी, बाहर से ही हल्की चोटें आई थी। आभास ने उन्हें क्लीन कर उसके चोट के जगह पर पट्टियां बांध दी। एक बार पूरी ड्रेसिंग खत्म हुई तो वह अपने मुंह से मास्क उतार कर हाथ धोकर अंबर के पास आकर बैठ गया। इन सभी भी दर्द है क्या? वैसे मैंने ड्रेसिंग कर दिया है, चोट भी ज्यादा गहरी तो नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, पर तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। इसे पानी से टच मत होने देना ओके, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। आभास अंबर को ढेर सारी हिदायतें देकर उसे आराम करने को कहकर उसके कमरे से बाहर आ गया। वह जैसे ही बाहर आया अंबर के रूम के बाहर शौर्य खड़ा था। शौर्य ने जैसे ही आभास को बाहर आते देखा वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाउ इज शी? शौर्य ने सीधे से आभास से सवाल किया। शी इज़ फाइन, जस्ट हल्की फुल्की चोटें हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी अभी मेडिसिन का असर है तो वह कुछ देर रेस्ट कर रही है, फिर ठीक हो जाएगी। आभास शौर्य को जवाब देकर वहां से चला गया। आभास के जाने के बाद शौर्य अंबर के रूम में गया तो वह अनकॉन्शियस हालत में बेड पर लेटी हुई अंबर को ऐसी हालत में देख शौर्य को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उसके करीब जाए। उसे अंबर की हालत सोचकर भी उसे अपने सीने में दर्द हो उठा। उसके माइंड में सेम वही हालत थी जैसी उसने मानवी की देखी थी। ठीक इसी तरह उसकी आंखों के सामने मानवी की डेथ हुई थी और आज अंबर को भी ऐसी हालत में देखकर उसके हाथ पैर कांप गए। ये जानते हुए कि अंबर को मामूली चोट लगी हुई है उसे अजीब सी बेचैनी से हो उठी, और जब तक वह अंबर को ठीक ठाक हालत में नहीं देख लेता उसे सुकून नहीं आने वाला था। शौर्य मुश्किल से हिम्मत कर अंबर के पास जाकर बैठ गया। उसने अंबर के चेहरे की तरफ देखा तो वह आधी बेहोशी की हालत में पता नहीं कुछ बोल रही थी। उसके होंठ खुल और बंद हो रहे थे पर आवाज नहीं आ रही थी। अंबर का पूरा माथा पसीने से भीगा हुआ था, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, अगले ही सेकंड वह लंबी लंबी सांसें लेने लग गई। उसे ऐसी हालत में देखकर शौर्य ने पैनिक होकर डॉक्टर को आवाज दे दी। शौर्य के चिल्लाने से सीनियर डॉक्टर और आभास दौड़ते हुए उसके कमरे में आए तो वो दोनों भी अंबर को ऐसी हालत में देखकर चौंक गए। कुछ देर पहले आभास उसे मेडिसिन देकर गया था, तब वह बिल्कुल ठीक थी, पर कुछ ही मिनटों में उसे क्रिटिकल हालत देख वह खुद भी हैरान रह गया। अंबर को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर सेन ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करा दिया। अंबर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसकी हालत और खराब होते जा रही थी। ऊपर से किसी को पता नहीं था कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस कर रिपोर्ट चेक किया तो रिपोर्ट के देख हैरान रह गए। अंबर को मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। जिस मेडिसिन को उन्होंने पेन रिलीफ करने के लिए दिया था उसमें उसे होने वाले ड्रग की वजह से अंबर की ऐसी हालत हो रखी थी। उसकी ऐसी हालत देख डॉक्टर रिपोर्ट लिए ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए। जितनी देर से अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था शौर्य बाहर खड़ा टेंशन में चक्कर काटे जा रहा था।
लाइफ में उसे पहली बार वक्त धीरे धीरे बीतता हुआ लग रहा था। अंबर को लेकर वह टेंशन में चक्कर काट ही रहा था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वह बाहर आते ही शौर्य की ओर आ गए। मिस्टर ठाकुर, आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपकी इस लापरवाही की वजह से उनकी जान जा सकती है, आपको आइडिया भी है? शौर्य के कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर सेन ने तल्खी से सवाल किया। क्या मतलब है आपका डॉक्टर? डॉक्टर की बात सुन उल्टा शौर्य शॉक रह गया। उसे तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी ट्रीटमेंट, क्या बात कर रहे थे, सब उसकी समझ से बाहर था। पिछले 3 सालों से उसे अंबर के बारे में कुछ नहीं पता था। पता होता भी कहाँ से, वह उसे को जेल भेजकर वह खुद उससे दूर चला गया और अभी 2 दिन पहले ही उससे मिला था, इसीलिए उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। शौर्य की बात सुन डॉक्टर सेन ने सारी बात क्लियर करते हुए जवाब दिया। मिस्टर ठाकुर, आपकी वाइफ को ड्रग से प्रॉब्लम है, वह शायद रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट कर रही है। आपने ये बात हमें बताई नहीं। हमने जो पेन रिलीफ की दवाइयाँ उन्हें दी थी उसकी वजह से उन्हें अटैक आ गया है। आप जानते हैं उनकी लाइफ को इस बात से कितना रिस्क हो गया है। अगर डॉक्टर अग्रवाल यहाँ नहीं पहुँचे तो शायद उनको बचाना भी मुश्किल हो सकता है, डॉक्टर सेन ने सीरियस होकर कहा और शौर्य को ऑपरेशन से पहले पेपर साइन करने को कहकर वहाँ से चले गए। शौर्य ने जैसे ही ड्रग रिहेबिलिटेशन सुना तो बाकी कुछ उनका कहा उसने सुना तक नहीं। उसके दिमाग में यही 2 शब्द चल रहे थे। वह सदमे में खड़ा उन पेपर्स को देखता रह गया जिनमें ये लिखा था कि पेशेंट की जान बचाने के लिए वह रिस्क ले रहे हैं और अगर उसे कुछ होता है तो उनकी कोई गारंटी नहीं होगी। पेपर पर लिखी ये शब्द पढ़कर शौर्य बदहवास सा जमीन पर जाकर बैठ गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।